हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्योंकि फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स आज बिहार एसएससी के टेस्ट प्लेटफॉर्म का टेस्ट 18 चल रहा है और आप लोग आई होप कि ये सेशन जो टेस्ट का सीरीज चल रहा है, पहला टेस्ट में प्लेटफॉर्म ने 24 सेट निकाला और दूसरा फेज में इसने 30 सेट निकाला। इसीलिए इस 24 सेट का आज 18वां सेट चल रहा है। फ्रेंड्स आप लोग इस चैनल को लाइक ज़रूर कर ले और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो भी टेस्ट का क्वेश्चन है, सेट का जितना भी क्वेश्चन है, सबका एक एनालिसिस सेट क्वेश्चन इस साइड दिखाई देगा और एनालिसिस इस साइड आपको हम देंगे और आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए सेट का एनालिसिस, ठीक ना। देखिए आज सेट का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों का प्राथमिकता प्राप्त है। सीधी सी बात है, मूल अधिकारों का प्राथमिकता प्राप्त किस नीति निर्देशक सिद्धांत का है। तो आप लोग को ऑप्शन सी नजर आ रहा होगा, केवल अनुच्छेद 39 का ख तथा अनुच्छेद 39 का ग में उल्लेखनीय नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। हम लोग बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत की। थोड़ी सी एक नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। पहले बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत की। नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं। देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत, अब ये भाग संविधान के भाग 4 में है, भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये कहां से कहां आर्टिकल इसके अंतर्गत आता है, वो कहां से कहां तक 36 से लेके 51 तक आर्टिकल आता है, आप लोग याद रखिएगा। और इसी में नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिया कहां से गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड भी लिया है, स्पेन से आयरलैंड भी लिया है नीति निर्देशक सिद्धांत को। तो इतना चीज आप नीति निर्देशक सिद्धांत में याद रखिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। आंसर आप लोग को पता चल गया। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सी, केवल अनुच्छेद ख तथा अनुच्छेद ग हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। और पूर्वोत्तर क्षेत्र तो जानते ही है, पूर्वोत्तर क्षेत्र सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड का आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा आंसर। और इसका देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाएगा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र 8 राज्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, 7 गो 7 सिस्टर और 1 सिक्किम राज्य है। इतना याद रखिएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितना टोटल राज्य है, 8 गो राज्य है, 7 गो 7 सिस्टर और 1 सिक्किम है। आई होप कि दूसरा कोई का आंसर आप लोग को सॉल्व हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोपन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो सीधी सी बात है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, ऑप्शन सी, इसका संबंध राज्यपाल इसका क्या करेगा, राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, राज्यपाल करेगा राज्य वित्त आयोग का गठन। और हम लोग पता है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है, वित्त आयोग की बात करते हैं तो 280 आर्टिकल में इसका क्या हुआ है, चर्चा किया गया। 280 आर्टिकल में इसका क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। और बता देते हैं तो वित्त आयोग, ये वित्त आयोग का गठन तो केंद्र में करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और राज्य में अगर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इतना आप लोग को याद रहना चाहिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है, तो 3 का सी होगा आंसर, ये भी याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से फिर से सुनिए। फोर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मतलब कह रहा है कि भारत के जो संविधान है उसमें किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो आप लोग का आंसर होगा सी, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन
शोधन। और पता है ये 42वां संविधान संशोधन के लिए समिति कौन सा गठित हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति कब हुआ था गठित? आपको ये आप लोग को पता है 1976 में इसका गठन हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति का। इसमें सिर्फ मूल्य कर्तव्य ही नहीं जुड़ा था, इसमें क्या क्या जुड़ा था 42वें संविधान संशोधन में? मूल्य कर्तव्य ही नहीं जुड़ा था, मूल्य कर्तव्य तब के साथ साथ इसमें प्रस्तावना में 3 वर्ड भी जुड़ा हुआ था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए प्रस्तावना में 3 वर्ड कौन कौन सा जुड़ा था 42वें संविधान संशोधन में। और इसके साथ साथ मूल संविधान में इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में। आंसर आपका सी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है 41वां संविधान संशोधन भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ ये कब हुआ था? 41वां संविधान संशोधन 1976 में ये भी हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? न्यायालय का जो फिर से पुनर्लोपन जो किया जाएगा, न्याय में जो अवकाश ग्रहण करने के लिए सॉरी 41वां संविधान संशोधन में वो हुआ कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अब लोक वित्त आयोग के जो सदस्य हैं, सॉरी लोक सेवा में सदस्य का जो मतलब लोक वित्त सेवा जो होता है ना, उसके सदस्य का कार्यकाल 60 से 62 कर दिया था, अवकाश ग्रहण कर लिया गया था, इतना याद रखिएगा। उसके साथ साथ आप लोग का 43वां संविधान संशोधन ये भी याद रखिएगा 1978 में ऑप्शन के अनुसार। आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आगे। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो याद रखिएगा जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा था तो भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा चला था, याद रखिएगा। यूक्रेन रूस युद्ध यूक्रेन। उसके बाद आपके ऑप्शन में दिया हुआ है एक और बी वाला, देखिए बी ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी, कावेरी याद रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था कावेरी। ऑपरेशन कावेरी सूडान में जो फंसे हुए भारतीय थे उसको निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। सी आपका ऑप्शन था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त, ये देखिए ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वहां से एनडीआरएफ और वायुसेना के द्वारा जो चलाया गया था अभियान, वो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। डी आपका ऑप्शन है। उसके बाद ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत, ये ऑपरेशन राहत जो मोचा तूफान आया था, चक्रवात आया था, उससे बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। जो मोचा चक्रवात आया था भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन राहत। फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। ऑपरेशन गंगा पूछा गया है क्वेश्चन। ऑपरेशन गंगा रूस और यूक्रेन युद्ध में जो भारतीय फंसे थे तो भारत सरकार ने उसको वहां से लाने का काम किया था। कावेरी सूडान में फंसे भारतीय, गृह युद्ध हुआ था सूडान में, तो उसमें भारतीय जो फंसे हुए थे उसको बाहर निकालने का काम किया था। कौन सा ऑपरेशन के द्वारा लाया गया था? कावेरी के द्वारा लाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें वहाँ पे जाके एनडीआरएफ और वायुसेना के द्वारा जो चलाया गया अभियान था वो था ऑपरेशन दोस्त। और ऑपरेशन राहत की बात करते तो जो मोचा चक्रवात आया था उसमें बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन राहत चलाया गया था। आई होप कि आप लोग का इसका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। वार्सा किस देश की राजधानी है? वार्सा किस देश की राजधानी है? तो पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। ऑप्शन 6 का आंसर बी हो जाएगा, पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। आप ऑप्शन में देख रहे होंगे यहाँ पे एक कौन कौन सा देश दिया हुआ है।
एक फिलीपींस दिया हुआ है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ? मनीला। फिलीपींस, राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग लिखते जाइएगा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। और आपके ऑप्शन में बी तो हो गया, पोलैंड की राजधानी वार्सा, तो आंसर ही है। सी में चलते हैं, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी याद रखिएगा, कोपेनहेग। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेग, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। एक इसमें ऑप्शन के अनुसार डी बचा है, नीदरलैंड। नीदरलैंड, देखिए नीदरलैंड की दो राजधानी है, एक आधिकारिक राजधानी और एक विधायिकी राजधानी। तो आप लोग याद रखिएगा, आधिकारिक राजधानी जो है नीदरलैंड का कहाँ है? एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम है आधिकारिक राजधानी। और जो विधिक राजधानी है द हेग है, द हेग है। नीदरलैंड की जो आधिकारिक राजधानी है वो कहाँ है? द हेग है। इतना आप लोग को पता रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग के क्वेश्चन की ओर। आप आई होप कि आप लोग को आंसर ये पता चल गया होगा। जो भी इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को लाइक जरूर करें और एक कमेंट जरूर बताएं कैसा लग रहा है आप लोग को, और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट चलते हैं, 6 का आंसर बी। 7 चलते हैं, 7 का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। 7 देखिए ध्यान से, कह रहा है किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो क्योडो जो है वो समाचार एजेंसी है जापान की। याद रखिएगा 7 का आंसर हो जाएगा क्या? जापान। जापान सी, क्योडो क्या होगा? जापान। जापान की जो समाचार एजेंसी है उसका नाम है, क्या नाम है? क्योडो। उसके साथ साथ नीचे में ऑप्शन भी दिया हुआ, बताइए इटली की, इटली का जो अगर पूछा जाएगा, इटली का जो समाचार एजेंसी है उसका नाम क्या हो जाएगा? अंसा नाम हो जाएगा इटली के समाचार एजेंसी का। फिर उसके साथ साथ दिया हुआ है फ्रांस। फ्रांस अगर पूछा जाएगा, फ्रांस का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? AFP है। याद रखिएगा AFP फ्रांस के समाचार एजेंसी का नाम है। उसके साथ साथ एक और बचा है, मिस्र का पूछा जाएगा, ये मिस्र का समाचार एजेंसी का क्या नाम है? मेना नाम है। मिस्र के समाचार एजेंसी का क्या नाम है? मेना। इतना चीज आपको याद रहना चाहिए। ऑप्शन में जो भी दिया है हर एक को याद करते हुए निकलिए, कौन सा क्वेश्चन कब पूछ देगा। और पर डे सेट जरूर मारिए, और सेट का डिस्कशन पर डे आके देखिए। आई होप कि कुछ ना कुछ फायदा होगा आप लोगों को। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। तो ये तो सबको आई होप कि पता होगा, लेकिन ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर, सुपीरियर। ये कहाँ पे लेक सुपीरियर कहाँ है? अमेरिका में है। और पता है ना अमेरिका और कनाडा के बीच में कितना क्या गो झील है और कौन कौन सा झील है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन कौन सा झील है और कितना झील है। तो ये आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है। चलिए उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे और बहुत सारा झील है। ए में ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, डी आपका आंसर सही है। ए में देखिए आपका है लेक विक्टोरिया। जो लेक विक्टोरिया है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते चलिए आप लोग, स्क्रीन पे आप लोग को नजर आ रहा होगा ऑप्शन। लेक विक्टोरिया जब ये पूछा जाएगा तो ये भी तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया में लेक विक्टोरिया है। देखिए बी वाला लेक मिशिगन, लेक मिशिगन ये भी अमेरिका में है। वो 5 गो सुपीरियर जो 5 जो झील है अमेरिका और कनाडा के बीच में, उसमें से एक लेक मिशिगन भी है। और सी का ऑप्शन आप लोग को नजर आ रहा होगा लेक बाल्कास। ये बल्कास जो है, लेक बल्कास, ये कजाकिस्तान में है। लेक बल्कास कहाँ पे है? कजाकिस्तान में लेक बल्कास है। इन लोग को आप लोग ध्यान से इसको देखते चलिएगा। फिर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, 9th नंबर का क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। विश्व का सबसे छोटी पक्षी, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन सी हमिंग बर्ड है। विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। याद रखिएगा सबसे छोटी पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कीवी। एक बी नंबर का क्वेश्चन देखिए, कीवी दिया हुआ है। कीवी कहाँ की पक्षी है? न्यूजीलैंड की पक्षी है और ये उड़ नहीं सकती है। याद रखिएगा इतना चीज। चलिए 10वां आंसर का 10 का आंसर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन देखिए 10 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन थे? मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कह रहा है भारत पर आक्रमण करने वाली पहला कौन था? ये अरब था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला कौन था? अरब था। अरब ने कब किया था भारत पर आक्रमण? 712 ईस्वी में किया था। और पता है किसके कहने किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुने होंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में वहाँ पे दारा सिको था, उसकी के यहाँ किया हुआ था, याद रखिएगा। आगे चलिए 11 का, आप आई होप कि आप लोग का आंसर मिल गया होगा। 10 का सी आंसर होगा। किसने किया था? अरब ने पहली बार आक्रमण किया था। 11वां चलिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब, ये स्टार इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आता है। ध्यान से सुनिए 11 क्वेश्चन क्या रहा? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग जब ये आएगा सर्दी हो गया, सॉरी। मुस्लिम लीग की जब ये बात किया जाएगा, इसका गठन हुआ था 1906 में हुआ था। किसने किया था? आगा खां का नाम सुने हैं? आगा खां। और इसके साथ साथ और कौन था आगा खां के साथ? सलीमुल्लाह खां था। सलीम उल्लाह खां था, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में कौन कौन? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। कहाँ किया गया था? ढाका में, याद रखिएगा। कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था। इतना चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। और इसका प्रथम अधिवेशन अगर पूछा जाएगा, मुस्लिम लीग का फर्स्ट अधिवेशन 1908 में हुआ था। कहाँ? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में 1908 में अमृतसर में हुआ था। इतना चीज़ आप लोग को पता रहना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक वो चीज़ और क्वेश्चन इसके साथ आता मुस्लिम लीग का जब संविधान पूछा जाएगा तो संविधान कब? मुस्लिम लीग का संविधान जो है 1907 में कराची में मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में कराची में प्रभावी में रहा। कराची में 1907 में आया मुस्लिम लीग का संविधान। जैसे भारत का संविधान है ना, तो मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में कराची अधिवेशन में ही देखने को मिला। उसके चलिए 12 क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई होप कि आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा। बारह देखिए ध्यान से। 12 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? सबको पता है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? सी, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता, ये सी आंसर होगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल की प्रयोग किया जाता है। और 12 नंबर, उसके बाद तो आए हो कि आप तो जानते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापा जाता है। तो याद रखिएगा फेदोमीटर से क्या नापा जाता है? फेदोमीटर से क्या? समुद्र की गहराई नापा जाता है। समुद्र की गहराई नापा जाता है फेदोमीटर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप कि आप लोग का इसका 12 का आंसर सी होगा, रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? वर्ष पूछा जा रहा है। तो याद रखिए पानीपत में 3 गो युद्ध हुआ था। पानीपत ही है ना जी। पानीपत में क्या 3 गो युद्ध हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट कब हुआ था? 1526 में। सेकेंड कब हुआ था? 1556 में। थर्ड कब हुआ था? 1761 में। प्रथम अगर पानीपत का युद्ध पूछा जाए किसके किसके बीच में हुआ था, जल्दी बताइए। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके किसके बीच में? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें विजय कौन रहा था? बाबर रहा था पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय। आई होप कि आप लोग को पता होगा। 56 में तो आप लोग को पता ही है। थर्ड 61 में बताइए पानीपत के द्वितीय युद्ध में, जल्दी तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। अब्दाली और मराठा के बीच में
जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था, विजय हुआ था। और इस पानीपत के तृतीय युद्ध होने का जो कारण था, इसमें दो मुख्य कारण थे। एक तो नादिर शाह के तरह जैसे अहमद शाह अब्दाली क्या कर चाहता था, भारत को लूटना चाहता था। दूसरा, मराठों का क्या करना चाहता था, अपने दिल्ली के अधीन मिलाना चाहता था, दिल्ली में अपना शासन कायम करना चाहता था। दो कारण था पानीपत। आप लोग को बताना है, ऑप्शन में बताइए, आंसर बताइएगा। 1556 ईस्वी में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, यह आप लोग के लिए क्वेश्चन है। जरूर आप लोग सर्च करके जरूर बताइएगा, समझ गए। उसके बाद चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 13 का आंसर डी हो जाएगा। 1761 ईस्वी। 14 देखिए, अप्रैल 2000, ये करंट अफेयर नहीं है, हाँ करंट अफेयर से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट से रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोत की मात्रा किसमें बताया गया है। मतलब जो नीचे में जल स्रोत दिया हुआ, किसमें सबसे ज़्यादा जल स्रोत की मात्रा बताया गया है। तो याद रखिएगा, जल स्रोत की मात्रा तालाब में, याद तालाब दिया हुआ है, तालाब में जल स्रोत की मात्रा कितनी है, 59.5%। सेकेंड आपका ऑप्शन दिया हुआ है जलाशय, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बी नंबर में दिया हुआ है जलाशय। जलाशय में पूछा जाए तो जल की मात्रा जलाशय में कितना है, 12.1% जलाशय की मात्रा 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। तीसरा आपका दिया हुआ है झील। झील में पूछा जाएगी जल की मात्रा, अगर पूछा जाए तो 0.9%। और लास्ट में डी, टैंक में पूछा जा रहा है। टैंक में अगर पूछा जा रहा है तो टैंक में जल की मात्रा प्रतिशत 15.7%। अब आप लोग अंदाजा लगा लिए होंगे कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तालाब में सबसे ज्यादा जल स्रोत विद्यमान है। आगे चलिए क्या लिखा हुआ है, 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 15 देख लीजिए। तो याद रखिएगा, ये 61वां संविधान संशोधन ए है। 61वां संविधान संशोधन ऑप्शन ए नजर आ रहा है, ए आंसर सही होगा। 61वां संविधान संशोधन में जो एज था मतदान देने के लिए वो 21 वर्ष था, तो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया 61वां संविधान संशोधन में। तो आप लोग याद रखिए 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1989 ईस्वी में। उसके साथ साथ ऑप्शन बी है, इस सबको भी याद रखिएगा। 55वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश है ना, एपी जिसको कहते हैं, आंध्र प्रदेश नहीं समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था कब, याद रखिए 1986 में। उसके बाद सी आपका ऑप्शन दिया हुआ है 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था देखे हैं ना, ये पंचायती राज व्यवस्था 1992 ईस्वी में, इसमें पंचायती राज व्यवस्था 93वां संविधान संशोधन। एक बच रहा है 84वां संविधान संशोधन, डी वाला ऑप्शन देखिए, 84वां संविधान संशोधन। ये 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। लोकसभा और विधानसभा का जो परिसमन हुआ था, याद रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन, राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग लिखते जाइएगा, जो बोलते जा रहे हैं उसको लिखते जाइएगा। 84वां संविधान में क्या हुआ, लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन हुआ था। आंसर आप लोग का आई होप कि मिल गया होगा। 61वां संविधान संशोधन को क्या हुआ था, वही आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की आयु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। चलिए कितना नंबर का क्वेश्चन था, 15, 16वां नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 15 हो गया था, 16 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। 16, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। याद रखिएगा निकटतम सबसे दूरी पर स्थित है कौन सा, शुक्र ग्रह है। ए नंबर आंसर सही होगा, शुक्र सबसे निकटतम ग्रह है। पता है ना, शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, गर्म ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा शुक्र को चमकीला ग्रह भी और गर्म ग्रह भी। आपको पता है सूर्य हम लोग का ये क्या है, सन है। सन से जो नजदीक ग्रह है, क्या गो ग्रह है, सन के ऑर्बिट में कितना ग्रह घूमता है, 8 गो। कितना, 1 2 3 4 5 6 7
8 हो गया। खांसी हो रहा है सर। पहला कौन है? बुध। दूसरा कौन है? शुक्र। तीसरा अपना पृथ्वी है। और चौथा कौन है? मंगल। पांचवा कौन है? बृहस्पति। और छठा शनि। बोलते भी चलना है, शनि। और सातवां अरुण। और आठवां अगर पूछा जाए तो क्या कहिएगा? वरुण। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है। तो इतना चीज आप लोग को याद रहना चाहिए कि अब देखिए एक चीज बताइए, ये हम लोग का सन है, सूरज जिसको कहते हैं, ये हम लोग का सन है। और सन से सबसे नजदीक कौन है? बुध है। बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। और एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ 2 गो ग्रह जो है फर्स्ट से सेकेंड और लास्ट से सेकेंड, शुरुआत से सेकेंड और लास्ट से सेकेंड, दोनों जो है पूरब से पश्चिम दिशा में क्या करती है? रोटेट करती है। बाकी सब पश्चिम से पूरब की दिशा में रोटेट करती है। इतना याद रखिएगा। तो ये आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। फिर उसके बाद बात करते हैं 17 नंबर की क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1666 ईस्वी में। और पता है गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख का अंतिम या 10वें गुरु थे, जिसका जन्म कहाँ हुआ? अपना पटना में, पटना साहिब में। जिसका जन्म कहाँ हुआ? पटना साहिब में। पटना साहिब गुरुद्वारा कौन कौन गए हैं? पटना साहिब गुरुद्वारा, क्योंकि हम पटना से ही हम लोग लाइव हैं, तो पटना साहिब गुरुद्वारा कौन कौन गए हैं? जो गए हैं हाथ उठाइएगा और कमेंट में जरूर कीजिएगा कैसा है। और इतना गुरु गोविंद सिंह हो गया, और इतना पटना साहिब में 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इतना चीज, इतना ही याद रखिए और कुछ भी नहीं है। तो याद रखिए, सिख में कितना टोटल गुरु हुए? 10 गुरु हुए, जिसमें अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह है। तो इसके साथ साथ बहुत था, पहले गुरु नानक ने इसका स्थापना किया था, उसके बाद आया गुरु नानक, अमरदास, गुरु नानक आया, अंगद आया, फिर उसके बाद अमरदास आया। तो आप लोग जल्दी 10 को जो गुरु सिख में गुरु थे उसको कमेंट में जरूर एक साथ लिख दीजिए, जो कि आप लोग को याद भी रहेगा। और जल्दी से लिख दीजिए, क्योंकि 75 को क्वेश्चन है, सॉल्व करवाना है 75 को क्वेश्चन को, और टाइम लगेगा, इसीलिए कम समय में जितना जल्दी हो सके इसको निपटाते हुए लेके चलते हैं। और डिटेल आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि सिख धर्म में जितने गुरु थे उसको एक लाइन से आप लोग जरूर लिखिए कमेंट में। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, याद रखिए 17 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। चलिए 18वां देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, याद रखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, लिस्ट पार्टी का गठन पूछ रहा है कब हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का? याद रखिएगा 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसमें अगर पूछा जाएगा इसका गठन कर कौन कौन किया था, याद रखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कौन? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, ये। और एक और उसके साथ था एस.एम. जोशी भी था इसके साथ। कौन था? एस.एम. जोशी। इतना याद रखिएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1930 ईस्वी में कौन कौन था इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी। आप लोग नोट करते हुए जाइए, छोटा छोटा ही नोट्स करते जाइएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई भी आंसर क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। 18 तक हो चुका है हम लोग का। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा 18 का। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को नोट करते हुए आगे बढ़ना है, कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए 19 नंबर का देखिए ध्यान से।
उसके बाद 19 देखिए, 19वां क्वेश्चन देखिए, 19 में क्या कह रहा है, ध्यान से। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? पटना में जो नमक सत्याग्रह जो हुआ था 16 अप्रैल 1930 में, उसका नेतृत्व कौन किया था? ऑप्शन सी, उसका नाम था अंबिका कांत सिंह। इसने, अंबिका कांत सिंह ने पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब आ गया नमक सत्याग्रह, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। नमक सत्याग्रह, पता है ना नमक सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और कब से कब तक? तो याद रखिएगा 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक ये चला था। और किसके द्वारा नमक सत्याग्रह? महात्मा गांधी द्वारा। गांधी द्वारा। कहां से कहां तक? कौन आश्रम था? साबरमती आश्रम से दांडी गए हुए थे। कहाँ गए थे? दांडी में जाके नमक बनाए थे और वहां पे नमक कानून का उल्लंघन किए थे। और अगर पूछा जाएगा नमक सत्याग्रह बिहार में सबसे पहले कहाँ और कहाँ पे हुआ था बिहार में नमक सत्याग्रह का, तो ये होगा आंसर चंपारण में और सारण में। बिहार में जो सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह हुआ था कहाँ हुआ था? चंपारण, सारण में। और चंपारण से जो इसका नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था बिपिन बिहारी। चंपारण से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिपिन बिहारी। फिर से ध्यान से सुनिए, पटना से जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था ऑप्शन सी में दिया हुआ अंबिका कांत सिंह किया था। नमक सत्याग्रह कब से कब तक? 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी में। इसका नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कहां से कहां तक? साबरमती आश्रम में से लेकर दांडी तक पैदल यात्रा किए हुए थे, जिसने दांडी में जाके नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। फिर अगर बिहार में पूछा जाएगा कि नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम बिहार में कहां पे प्रारंभ हुआ? चंपारण और सारण आता है ऑप्शन में, तो दोनों में देख लीजिएगा ऑप्शन क्या है, चंपारण है या सारण है। और चंपारण में पूछा जाएगा नमक सत्याग्रह का किसने नेतृत्व किया था? बिपिन बिहारी ने नेतृत्व किया था। और आप लोग कमेंट करके बताइए सारण से जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सारण से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। 20 का देखिए, 20 नंबर, बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? देखिए क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा 20 का बी, क्योंकि बोध बिहार जो है बुद्ध जी का यहाँ पे जन्म हुआ, तो बोध बिहार के नाम से जन्म नहीं हुआ। बुद्ध जी का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था ना जी, नेपाल में वो स्थित है। तो बोध बिहार को लेके बिहार का नाम बिहार पड़ा। बोध बिहार को लेके बिहार का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। बोध का निवास स्थल था बोध बिहार में, इसीलिए बिहार का नाम क्या पड़ा? बोध बिहार के नाम पे ही बिहार का नाम पड़ा। बस आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बस इतना ही में याद रखिए। और बुद्ध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध कहाँ जन्मे हुए थे, प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सेकंड उपदेश कहाँ दिए, तृतीय उपदेश कहाँ दिए, चतुर्थ उपदेश कहाँ दिए, ये सबको थोड़ा बहुत लिखते हुए चलिएगा आप लोग। 21 देखिए क्वेश्चन आप लोग का क्या रहा? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय तो सब कोई जानता है कि 1971 में हुआ था। 1900 कैया डेट आप लोग को पता है? तो याद रखिएगा 16 दिसंबर को जो है बांग्लादेश का क्या हो गया? उदय हुआ। 16 दिसंबर 1971। ऑप्शन में कितना ऑप्शन में दिया हुआ है? 1971 बी। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो बांग्लादेश के बारे में तो सब तो जानते ही हैं, शेख हसीना वहीं की है ना, जिसके मोदी जी का जिसके साथ क्या कह सकते हैं पॉलिटिकल आ जाएगा, थोड़ा बहुत चक्कर वगैरह सब चलता है। शेख हसीना जुल्फों वाली, कुमार गौरव जो बोलते हैं शेख हसीना जुल्फों वाली, तो बहुत ही बेहतर है। तो वो शेख हसीना जुल्फों वाली अभी वहाँ पे फिर से प्राइम मिनिस्टर बन के आई है। सबसे ज़्यादा बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाली शेख हसीना ही है महिला में। तो याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी आपको पता है ना? बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है?
बताइए जल्दी से। ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और इसका मुद्रा क्या है? टाका। याद रखिएगा, ढाका टाका। बांग्लादेश का ढाका और उसका मुद्रा टाका। तो आई होप कि 21 तक आप लोग को हो गया होगा। उसके आगे देखिए, आगे का आपका क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। इक्कीस का देख लीजिए, कहाँ तक हम लोग आए? 21। 22 देख लीजिए ध्यान से। 22 का क्या लिखा हुआ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये सी तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम पुरम में है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई का ये अंतरिक्ष केंद्र है। तो आप लोग याद रखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। उसके साथ साथ ऑप्शन ए में अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद जो है ये अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है अहमदाबाद में। आप लोग ऑप्शन देखते जाइए। अहमदाबाद जो है वो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहा जाता है। और बेंगलुरु में जो दिया हुआ है, बेंगलुरु इसरो का वहाँ पे मुख्यालय है। और उसके साथ साथ चांदीपुर जो है ये प्रेक्षापात प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ से क्या होता है सब रॉकेट वगैरह सब जो जाता है वही चांदीपुर से ही जाता है। जो कहाँ है ऑप्शन में बताइए, चांदीपुर कहाँ स्थित है? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, चांदीपुर कहाँ से स्थित है। चलिए नेक्स्ट। तो इसका देखिए आंसर, पिनाका। पिनाका, पिनाका एक क्या है? सी मल्टी बैरल। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो ऑप्शन सी होगा, पिनाका एक क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। जितना जल्दी हो सके आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि आप लोग को सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप लोग 75 क्वेश्चन भी पर डे याद करोगे, धीरे धीरे आपके पास क्वेश्चन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसीलिए आप लोग देखते चलिए और निकलते चलिए। 24 भाई साहब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो आपको हमको डिटेल से लिखेंगे। तो भाई साहब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो बाद में एडिटर साहब वहाँ पे एडिट करके क्वेश्चन डाले हैं। तो आप लोग वहाँ पे देखिए और यहाँ पे आंसर मिलाइए किसका आंसर कितना सही है। और जो भी है टेलीग्राम पे क्वेश्चन टेलीग्राम पे क्वेश्चन शेयर कर दिया गया था। और आप लोग आई होप कि उसका सेट भी जरूर मारते होंगे। और आज सेट 18 का डिस्कशन चल रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सेट मारे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी मारते भी होंगे दूसरे जगह मारते होंगे तो इस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बोलिए कि इसको देख लो तुरंत। मतलब 2 गुना स्पीड में देख के आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, डिस्कशन अच्छे से देख सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने का चीज़ वो आप इजीली आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 का। 24 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या दिया जाता है? दिया जाता है। और जब भी बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना। और पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना रुपया की राशि दिया जाता है? तो याद रखिएगा 11 लाख रुपया की राशि दिया जाता है। जो जीतता है ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको 11 लाख रुपया की राशि दिया जाता है। तो इतना चीज़ ज्ञानपीठ पुरस्कार से याद रखिएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाएगा, कब से देना स्टार्ट हुआ? 1965 में। और कितना रुपया दिया जाता है इसमें? 11 लाख रुपया दिया जाता है। और अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है ये आप लोग कमेंट में कीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसको मिला है ये आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 25। आंसर आप लोग को मिल गया है, ऑप्शन सी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 25 देखिए ध्यान से। भारत में पहला बोलती फिल्म, सबको पता है भारत में पहला बोलती फिल्म क्या है? बी आलम आरा। कब इसका स्थापना, आलम आरा कब बनी थी? याद रखिएगा आलम आरा 1931 ईस्वी में बना था। किसने बनाया था? आरदेसी ईरानी ने बनाया था। किसने बनाया था? आरदेसी ईरानी ने बनाया था। याद रखिए बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। और सबसे पहली फिल्म अगर पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा? राजा हरिश्चंद्र सबसे पहली फिल्म है। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है?
तो ऑप्शन ए दिया हुआ मणिपुरी। पता है शास्त्रीय नृत्य कितना है? 8 को शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। मणिपुरी क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या टोटल 8 है। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सी है। समझ गया ना? आप लोग भी कमेंट में जाके लिखिए शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सी है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 तक हम लोग कर चुके हैं। बस थोड़ी देर और रुक जाइए। टोटल 75 क्वेश्चन तुरंत निपटा देते हैं और इससे आप लोग जरूर देखिए। कोई कोई क्वेश्चन का डिटेल भी बताते हुए जा रहे हैं। चलिए 26 तक हो गया था। 27वां क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, IMF का नाम सुने हैं? इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ और एगो विश्व बैंक का भी नाम सुनेंगे, वर्ल्ड बैंक। तो पता है IMF का कह रहा है वर्ल्ड बैंक का स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा हुआ था? याद रखिए इस दोनों का जो सम्मेलन था किस सम्मेलन के द्वारा हुआ था? बी देखिए आप लोग का ऑप्शन होगा। भाई साहब गला में कुछ बैठ रहा है। ये कौन होगा? ब्रेंटन वुड सम्मेलन। याद रखिएगा ब्रेंटन वुड सम्मेलन। और पूछा जाएगा IMF विश्व बैंक का कब हुआ था? ब्रेंटन वुड सम्मेलन। आप लोग बताइएगा इसकी स्थापना कब हुआ था? विश्व बैंक और IMF का भी बताना है और वर्ल्ड बैंक का भी बताना है। ऑप्शन दे देते हैं आप लोग को। 1944, 1945, 1946 और 1948। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए इस तीनों में से इसका स्थापना कौन हुआ था। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि IMF और विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। आप लोग कमेंट में फटाफट लिखते चलिए। 28 नंबर देखिए। वर्ष 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में पूछा गया था, लेकिन अब 2023 का भी नोबेल पुरस्कार दे दिया था। लेकिन ऑप्शन के अनुसार मार लीजिएगा 2022 में जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, चिकित्सा में किसको दिया था? श्वेता पाबो को। क्या नाम था उसका? स्वाते पाबो। और एगो चीज याद रखिए, करंट में 2023 में 2 को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2 याद रखिए, 2 को दिया गया है। इसका नाम क्या है? याद रखिएगा। सांप काटेगा तो 20 लगेगा, तो याद रख कांटे से याद रखिएगा। कांटे से क्या याद रखिए? कैटालीन, कारिको, और एक दूसरा नाम था ड्यू बिसमैन। तो आप लोग को याद रखिएगा। इसको कैसे याद रखिएगा? सांप का चिकित्सा कब जाइएगा चिकित्सा डॉक्टर के पास दिखाने के लिए? सांप जब काटेगा तो विष क्या लगेगा जिसमें कैटालीन, कारिको और ड्यू बिसमैन। तो आप लोग को इजीली आप इसको याद रख सकते हैं चिकित्सा क्षेत्र में। अभी समय कम है, नोबेल पुरस्कार और सारा क्षेत्र में दिया गया है, इसीलिए आगे बढ़ते चलिए। कभी एक सेपरेट वीडियो होकर आप लोग के पास जरूर लेके आएंगे नोबेल पुरस्कार को लेकर 2023 में किस किस को मिला था। आगे चलिए 28 नंबर का। इसका आंसर याद रखिएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, श्वेता पाबो। ये आंसर आपका हो गया। 29 की बात करते हैं। उसके बाद देखिए क्या ललित कला। बहुत ही, ये तो आयोग की सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ललित कला, बहुत बार पूछा गया है। ललित कला की स्थापना पूछ देगा। ललित कला, ललित कला है ना, ललित कला जब भी पूछा जाएगा ललित कला याद रखिएगा 1954 ईस्वी में। और याद रखिएगा एक चीज और, जब ये 1954 की बात आए तो भारत रत्न भी 1954 में दिया जाता है। इतना चीज याद रखिएगा। 1 मिनट पानी पी लीजिए। भाई साहब 29 नंबर समझ गए ना? ललित कला कब दिया गया? बी याद रखिए 1954 में दिया गया ललित कला। 30 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखते चलिए क्वेश्चन 29 देखिए। 29 तो हो गया, 30 की में चलते हैं।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना, बात करते हैं तो किसकी, विधान परिषद, पता है ना आपको, थोड़ा सा कुछ पता है कि नहीं पता है। राज्य में क्या होता है, राज्य का जो संसदीय व्यवस्था होता है, जो केंद्र का संसदीय व्यवस्था होता है, तो राज्य में क्या होता है, केंद्र में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा होता है, तो वहीं पे राज्य में क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो याद रखिए कुछ ही जगह पे विधान परिषद है, तो याद रखिए विधान परिषद की जो चर्चा हुई है वो आर्टिकल 169 में हुआ है, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी के रिलेटेड आप लोग को याद भी रखिएगा। उसी के साथ जब हम लोग जाते हैं संसद पढ़ेंगे, संसद होता है, संसद की चर्चा 89 आर्टिकल में है। राज्यसभा की चर्चा अगर कहेंगे तो ये 90 में, और लोकसभा की चर्चा जब होगा, सॉरी ये 79, संसद की चर्चा 79, राज्यसभा की चर्चा 80 और लोकसभा की चर्चा 81। याद रखिए सौ से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, तो 79, 80, 81 इतना याद रखिएगा। और जब राज्यसभा में आप यहाँ पे $89 जब जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, विधान परिषद। 90 में 1 कम, 89 जब जोड़ दीजिएगा तो विधान परिषद हो जाएगा। जब इसमें 89 जोड़ दीजिएगा तो ये संसद है ना, तो वो राज्य का जो संसद होगा उसका चर्चा किया जाएगा। लोकसभा की बात करते हैं, इसमें जब 89 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, एक आगे बढ़ा दीजिए इसका, तो 170 में किसकी चर्चा है, लोकसभा, तो मतलब विधान सभा की चर्चा है 170 में राज्य के अंदर। आई होप कि आपको इस समझ में आ रहा होगा। 30 तक हम लोग चल गए, बहुत जल्द हम लोग खत्म कर देंगे इसको। आइए साथ दीजिए, थोड़ा सा आप लोग बढ़ाइए इसको और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, जरूर एक बार ग्रुप कीजिए, जितना भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। चलिए 30 तक हो गया। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक लाइक जरूर कर दीजिए, जो भी है फ्रेंड्स एक बार लाइक जरूर कर दीजिए भाई। चलिए 31 की बात करते हैं। तो तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीतज्ञ थे, तानसेन की बात किया जा रहा है। और तानसेन का जो ओरिजिनल नाम था वो पता है ना आप लोग को, रामतनु पांडे तानसेन का नाम था। वो किसके दरबार में थे, डी याद रखिएगा, अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में तानसेन थे। तानसेन किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। चलिए 32 नंबर, जितना जल्दी हो सके बनाते चलिए। देखिए 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है। तो उग्र राष्ट्रवाद का उदय जो ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन सी होगा, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को। और पता है उग्रवाद का जो है काल पूछा जाएगा, कांग्रेस के उग्रवाद का काल जब पूछा जाएगा, उग्रवाद का काल का जब पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कांग्रेस उग्रवाद का काल जो था 1905 से लेके 1919 तक था। इतना याद रखिए, उग्रवाद का काल कब से कब तक, 1905 से 1919 तक। आई होप कि आप लोग को सही हो गया होगा। ठीक है 33 क्वेश्चन पे चलिए। ऑप्शन आपका 32 का आंसर सी होगा। 33, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने पर पद संभालेंगे। मतलब जो केंद्र की मंत्री है, केंद्र के जो मंत्री है वो किसके इच्छा पे पद संभालेंगे। तो सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री तो होगा नहीं, वो राष्ट्रपति के अधीन रहता है, राष्ट्रपति की इच्छा पे अपनी पद को क्या करेगा, संभालेगा। ऑप्शन कितना, ऑप्शन ए, 33 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक ना। तो वो जो है राष्ट्रपति के, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये जो बताया गया है तो 75 का जब 2 पढ़िएगा आप, आर्टिकल 75 का 2, इसी में बताया गया है केंद्र का जो मंत्री परिषद है सॉरी केंद्र का जो कैबिनेट है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद को छोड़ेगा या ग्रहण करेगा। उसके आगे की बात करते हैं। 34 नंबर, गंगा और सोन नदी, सोन जैसी नदी प्राचीन भारत में
महाजनपद डैश से होकर बहती थी। याद है, गंगा और सोन जो है ना वो मगध, ऑप्शन कितना है ए। ये मगध हो के दोनों नदी बहती थी। कहाँ होके बहती थी? मगध हो की बहती थी दोनों नदी। और बहुत ज़्यादा ये दक्षिण बिहार का पार्ट था मगध वाला। दक्षिण बिहार का जो पार्ट था ना, सीधा या नॉर्थ साउथ बिहार की बात करते हैं तो ये साउथ बिहार की पार्ट था। लिखते चलिए, राइटिंग पे मत जाइए, लिखते चलिए आराम से, देखते चलिए क्वेश्चन को और माइंड में उससे पहले आप बनाते चलिए। 35 देखिए क्या लिखा हुआ है। 35 का क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक न एक एग्जाम में रहता ही रहता है। डुरंड लाइन 1 नंबर फिक्स है आपका बिहार एसएससी में। डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? तो डुरंड लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। याद रखिएगा, लिख देते हैं सब, एक बार लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। डुरंड लाइन ये किसके किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड लाइन, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, आंसर डी इसका सही होगा, समझे। और उसके बाद देखिए भारत और चीन के बीच में, देख लीजिए भारत और चीन के बीच में। और एक आता है भारत और पाकिस्तान। तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। क्लिफ रेखा, लाइन उसी कहा जाता है, रेखा उसी कहा जाता है। इतना चीज आपको याद रहना चाहिए, 3 को कम से कम याद रखिए। बाकी एक दिन आएगा, एक दिन छोटा सा वीडियो बना के आप लोग को हर एक जितना कौन सा लाइन किस पे है, कैसे है, इस सब को आपको बता देंगे, फिगर के साथ दिखा के बता देंगे। समय आने दीजिए थोड़ा सा, आप लोग सब एक बार लाइक जरूर कर दीजिए भाई साहब। चलिए आगे देखिए 36 का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि होती है, याद रखिए वो होती है बेरोजगारी में जो वृद्धि होती है तो उसको कहते हैं गतिहीन स्फीति। सी क्या होता है? गतिहीन स्फीति। गतिहीन स्फीति इसका आंसर होगा, आंसर सी। उसके साथ साथ ऑप्शन ए में दिया हुआ है अति स्फीति। ये मंदी तथा मुद्रास्फीति दोनों एक साथ होता है, उसको कहते हैं अति स्फीति। मंदी भी आता है, मुद्रास्फीति भी आता है, उसको क्या कहते हैं? अति स्फीति कहा जाता है। ठीक है, बस और रुक जाइए थोड़ा देर, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा देर आप लोग रुक जाइए। 37 देखिए ध्यान से। 30 क्या कर, मुगल बादशाह बाबर का मृत्यु कब कहाँ हुआ था? देखिए मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु तो हुआ था आगरा में। कहाँ मृत्यु हुआ था? आगरा, ऑप्शन सी होगा। लेकिन आगरा से फिर उसको उखाड़ा गया, फिर आगरा से उखाड़ के उसके कब्र को कहाँ लेके गया? काबुल लेके गया। समझ गए ना, आगरा से काबुल लेके गया। जब बात करते हैं बाबर की, तो बाबर जो है वो उसकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु जो अगर पूछा जाएगा तो 1530 में मृत्यु हुई थी। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पूछता है बाबर का। नॉर्मल बाबर आजकल नहीं पूछ रहा, मुगल में सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो पूछ रहा है अकबर से पूछ रहा है, औरंगजेब से पूछ रहा है, शाहजहाँ से पूछ रहा है। तो याद रखिएगा बस, आगरा में पहले उसको किया गया था, फिर उसको कहाँ ले गया? काबुल में। आगरा में मरा, फिर काबुल में दोबारा उसको ले गया। कोई दिक्कत आपको नहीं समझने में? चलिए आगे देखिए 38 वाला। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सब तो जानते हैं ना, तो याद रखिए 11 गो प्लेयर होता है किसमें? हॉकी में। ऑप्शन कितना? सी, ऑप्शन ई आंसर होगा हॉकी। लिखते जाइएगा, फुटबॉल और क्रिकेट। क्रिकेट में टोटल क्या गो प्लेयर? 11 गो प्लेयर होता है। वहीं अगर बात किया जाए किसमें, 9 गो प्लेयर किसमें होता है? खो खो खेले हैं? खो खो देख लीजिए, नेट पे सर्च करके खो खो क्या है, कौन सा खेल है। और एक होता है बेसबॉल। बेसबॉल में टोटल क्या गो प्लेयर होता है? 9 गो प्लेयर होता है। इतना चीज। कबड्डी खेले ना, कबड्डी में 7 गो प्लेयर होता है। कबड्डी में, वाटर पोलो में इस समय 6, लेकिन 6 गो जो प्लेयर होता है वो वॉलीबॉल में होता है 6 गो प्लेयर। तो उतना टाइम तो अभी फिलहाल है नहीं, आप लोग तब भी लिखते चलिए इस चीज़ को। 39 क्वेश्चन देखिए, द लिटिल बुक ऑफ जॉय
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक है डेसमंड टुटू और दलाई लामा, दोनों मिल के लिखे थे, और दलाई लामा की एक अलग सी पुस्तक है। तो याद रखिए 39 का सी आंसर, ए और बी क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों हो जाएगा। लेकिन दलाई लामा की जब पुस्तक की बात करते हैं तो याद रखिएगा द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये किसकी पुस्तक है? दलाई लामा की पुस्तक है। आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। चलिए 40 क्वेश्चन आ गए हम लोग बहुत जल्दी, बस 20 गो 30 20 गो और 25 गो और बचा हुआ है। 40 देखिए क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान वाला केंद्र वाला एक अलग से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग पहले यहाँ पे नॉर्मल देख लीजिए। कृषि अनुसंधान केंद्र में पूछा जाएगा तो भारतीय पूछ रहा है कृषि अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आप लोग का आंसर होगा, ठीक ना? ऑप्शन सी आप लोग का आंसर होगा। मारकर चल नहीं रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ चलिए, ये थोड़ा सा चल रहा है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। चलिए आगे देखिए। 40 के बाद 41 नंबर कह रहा है गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022। 36वां राष्ट्रीय खेल तो गुजरात में हुआ था, यो याद रखिएगा। 36वां जो राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और वहीं पे पूछा है 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे? गोवा। तो दोनों का याद रखिए। इसका शुभांकर तो हम लोग बता ही दिए, सवाज क्या है इसका? 22वां सवाज। इसका जो शुभांकर है याद रखिए, हाँ शुभांकर क्या है? सावाज है, सावज। और इसका याद रखिएगा मूंगा, क्या याद रखिएगा? मूंगा। इसका शुभांकर याद रखिएगा 2037 में मूंगा हो गया। कौन हो गया 37 में? मूंगा हो गया 37 में। कौन मारकर, चलिए ठीक है, मूंगा हो गया। इतना चीज़ याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आप लोग का कौन सा आंसर सही हुआ? जो 2022 में ये हुआ था, याद रखिएगा। ये 2023 में हुआ था, तो आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए 42 की बात करते हैं। संसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम, जो हम लोग पढ़े हुए, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी हो गई है? पहले मतदान की उम्र आयु थी कितना थी? 21 वर्ष थी। अब घटा के कितनी हो गई है? 18 वर्ष। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, समझे? जो क्या किया, 21 वर्ष का उम्र था, फिर उसको घटा के कितना वर्ष कर दिया गया? 21 वर्ष कर दिया, नहीं 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक ना? फिर उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 63वां क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर का क्वेश्चन है? 43 पूछा जा रहा है। 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल, तो कौन नहीं जानता 1857 में कौन था? कैनिनवा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिन। आप लोग कोई बताइएगा कितना कार्यकाल था? आप लोग जल्दी जल्दी मारते चलिए मन में ही। कितना समय इसका पीरियड था? 1856 से कब तक? 62 तक रहा था, याद रखिएगा। 1856 से 1862 तक बहुत ऐसा ये काम किया। इसी के बाद 58 में क्राउन का शासन हो गया था, महारानी का शासन हो गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, बस इसको देख लीजिएगा लॉर्ड कैनिन के एक बार जाके गवर्नर जनरल में। तो लॉर्ड कैनिन था। 43 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिन। चलिए 44 नंबर देख लीजिए ध्यान से। बुद्ध किस वंश से संबंधित था? तो बुद्ध जो था वो शाक्य वंश से था। कौन से वंश से था? शाक्य वंश से। वहीं पे पूछ देगा ज्ञात्री कुल से कौन था?
महावीर था। एक नंबर आंसर है ना, ज्ञात्री कुल। महावीर है वो ज्ञात्री कुल से, सॉरी ज्ञात्री कुल से महावीर था, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद देखिए आंसर आपका क्या हुआ 44 का, 44 का सी चल गया, शाक्य। 45 नंबर देख लीजिए ध्यान से, क्या लिखा हो 45, हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी की बात जब करेंगे तो वो डी मेघना देसाई। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई हो जाएगा। तो आप लोग 45 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, ज़्यादा नहीं है, अब कुछ नहीं, 20 क्वेश्चन और है, ध्यान से सुनिए, 20 से 25 क्वेश्चन और है, ध्यान से देख लीजिए। 46 नंबर में आ गए हम लोग। क्या लिखा हुआ 46, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के निंदकारा, केरल में निंदकारा जगह, निंदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है। तो केरल से निंदकारा के से जो विकसित उपकरण जो मछुआरों के लिए लॉन्च किया गया है वो ए है, क्या नाम है उसका, नवमित्र नाम है, नवमित्र नाम है। तो सब सीधा वाला जो करंट पर पूछा जा रहा है इसको रटे जाइएगा, नवमित्र है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए आंसर होगा इसका 46 का ए हो जाएगा। 47 देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो याद रखिएगा हमारे जो दिल्ली है, सी में जो दिल्ली दिया हुआ है इसमें 2 गो मुख्यमंत्री बनी लगातार, एक बनी पहला सुषमा स्वराज, सुषमा क्या था स्वराज, और दूसरा बनी शीला दीक्षित, क्या बनी शीला दीक्षित, शीला दीक्षित, ये दोनों मुख्यमंत्री थी, लगातार बनी थी ये शीला दीक्षित, ठीक ना। दिल्ली में 2 ही लगातार मुख्यमंत्री बनी थी महिला, एक सुषमा स्वराज और दूसरा शीला दीक्षित बनी थी। 48, चलिए आते हैं 48 में, यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीन देश कौन था। तो टोटल अभी तक में 20वां देश यूरो को स्वीकार करने वाला हो गया, यूरो को जो स्वीकार करने हैं वो टोटल 20 गो देश हो गया है, और 20वां देश की संख्या कौन है, क्रोएशिया, क्रोएशिया। ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोग का आंसर, बी जो मारे हैं उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 49, क्या लिखा हुआ है, हॉर्स अक्षांश। देखिए जाके जब उष्ण कटिबंध जब हम लोग पढ़ते हैं ना, उच्च ताप वायु दाब में जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ से जो है ना, जब यहाँ पूछा गया है हॉर्स अक्षांश, तो हॉर्स अक्षांश के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो इस चीज़ सोचे हुए हैं, वायुदाब पे एक डिटेल वीडियो बनाया जाएगा, उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब पे, तो आप लोग एक बार ध्यान से जाके देख लीजिएगा। हॉर्स अक्षांश की जब तक बात करते हैं वो कितना है, 30, सी नंबर आंसर, 30 देशांतर से 35 डिग्री अक्षांश तक, सॉरी 30 अक्षांश से 35 अक्षांश के बीच में क्या चलता है, हॉर्स चलता है। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखाएं कहा जाता है। कितना से कितना तक, 30 से 35, ऑप्शन सी। 50 में चलते हैं, 50 क्वेश्चन, 50वां देखिए ध्यान से, भारत और एशिया डेवलपमेंट, भारत और एशियन डेवलपमेंट एडीबी में निम्नलिखित में, सॉरी फिर से सुनिए, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की है। तो वो शहर है दिल्ली, ए नंबर ऑप्शन, दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में क्या किया गया है, जलवायु परिवर्तन के लिए भारत और एडीबीआई बैंक दोनों मिलके यहाँ पे जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना किया है। 51 देखिए भाई साहब, बस हो गया, कुछ ही देर टाइम, ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए 51 और 25 को क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। 51 देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, पास आती हुई रेलगाड़ी, जब पास आती है रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है,
ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? जब मान लीजिए कहीं दूर से ही हम लोग को सुनाई देता है, जब पास आती है तो और ज़्यादा तीक्ष्णता क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है सीटी का, तो वो एक ही है, डॉपलर प्रभाव है। क्या कहते हैं उसको? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। इसको आप लोग माइंड में सेट करते चलिएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर सही होगा, 51 का बी। 52 चलते हैं, 52 नंबर। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाता है। जब आपस में दबाते हैं तो टुकड़े क्यों चिपक जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, दाब अधिक होने पर बर्फ का क्या होता है, गलनांक घट जाता है। जब बर्फ को दोनों को टुकड़ा को चिपकाएंगे, ये दोनों बर्फ है, इसको जब चिपकाएंगे तो ये दोनों आपस में चिपक इसलिए जाता है क्योंकि दाब अधिक होने पर, दाब जब अधिक होता है, अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। इतना याद रखिएगा, जब दो बर्फ को आपस में चिपकाएंगे तो ये क्या होगा, द्रव का गलनांक घट जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन 53। आंसर याद रखिएगा, ए हो जाएगा आंसर 52 का। 53 देखिए ध्यान से, 53 में लिखा हुआ है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं तो ज्वाला का रंग सफ़ेद होता है। सीधा इसको याद, मैग्नीशियम जब भी जलेगा तो क्या होगा, ज्वाला का रंग सफ़ेद होगा। आंसर सी, 53 का आंसर सी हो जाएगा। 54 देख लीजिए ध्यान से, बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, बस आप लोग कुछ देर और रुक जाइए, बस लास्ट जरूर करके आइएगा, लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। हाँ, बिहार एसएससी के जो क्यूज का जो सेशन चल रहा है वो भी लाइव किया जाएगा, उसका जल्दी न्यूज आप लोग को बहुत जल्द मिलेगा। 54 देखिए क्या लिखा हुआ। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? जब लिफ्ट क्या करेगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तब व्यक्ति का जो भार होगा वो सबसे अधिक होगा। जब ऊपर से नीचे आएगा तो व्यक्ति का भार क्या होगा, कम होगा। तो जब व्यक्ति समान वेग से, समान चाल से वो चले हुए आ रहा है तो व्यक्ति का भार कोई बढ़ेगा कोई घटेगा नहीं, मतलब कुछ भी उसका जैसा है वैसा ही रहने के वाला है। तो आंसर आपका इसका 54 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। जब व्यक्ति लिफ्ट के साथ नीचे आता है तब उसका भार क्या होता है और ज़्यादा होता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब इसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। सॉरी, 54 का क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा। चलिए 55 आके देखिए, 55 का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा हुआ जो रबर का गुब्बारा होता है वायु में ऊपर जाके फट जाता है। क्यों? क्योंकि जो वायु दाब घट जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो वायु दाब घटते जाएगा। सुनते होंगे धीरे धीरे ऊपर पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद नाक से खून जाने लगता है। क्यों? वायु दाब घटने लगता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जाएगा। जब गुब्बारा ऊपर की ओर जाती है तो हाइड्रोजन से भरा हुआ वो गुब्बारा आपस क्या हो जाता है, फट जाता है। तो ऑप्शन डी, क्योंकि वायु दाब क्या हो जाता है, घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। चलिए 56वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 56 जब प्रकाश में लाल हरे, देखो ध्यान से, लाल को भी मिलाया गया और हरे को भी मिलाया गया, और एगो कौन था, लाल हरे और नीले रंग। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, लाल हरे और नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामिक रंग क्या होगा? जब इसको समान अनुपात में मिलाया जाएगा तो ये रंग कैसा बनेगा, सफ़ेद रंग बनेगा। कैसा बनेगा, सफ़ेद रंग बनेगा। 57 की बात करते हैं, आइए 57। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति क्या होगी? जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा माध्यम में तो प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और 56 का बी लिख लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। क्या होगा इसका आंसर, वैसा ही रहेगा। 58 चलते हैं, 58 की बारी बात करते हैं। रडार का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? तो सीधी सी बात है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो ऑप्शन बी देखिए आप लोग ध्यान से। रडार का उपयोग जो है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है।
जहाज को ढूंढने में जो पानी के अंदर रहता है तो रडार अपना करके पता करता है कि कितना दूरी में जहाज है। तो रडार का उपयोग क्या करता है, जहाज जो वायुयान वगैरह सब में उड़ता है कितना दूरी पे उड़ रहा है, इस सब का पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 बी मार लीजिएगा आंसर। 59 देखिए ध्यान से, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं घटित जैव पदार्थ में पोषण करता है, मतलब मृत मरा हुआ चीज़ पे और कोई पोषित तत्व प्राप्त करने के लिए उसका क्या करता है, विघटन करता है, तो उसको कौन सा जीवी कहा जाता है, तो वो हो जाएगा मृत जीवी। सी क्या आंसर हो जाएगा, मृत जीवी हो जाएगा। चलिए 60वें क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 59 का सी हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित द्रव्य में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, तो उष्मा का बहुत अच्छा चालक एक ही इसमें ऑप्शन में दिया हुआ ए, पारा जो है उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। जब भी आप अब डिटेल से और पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। बस अभी सेट चल रहा है तो सेट को नॉर्मली आप लोग अच्छे से देखते हुए निकलिएगा। एक देख लीजिए 61 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बता रहे 61। मार्कर रुक जाइए, एक मिनट मार्कर देखने दीजिए कौन सा मार्कर चल रहा है। भाई सब रेड ही लेना पड़ेगा लग रहा है क्या, हाँ रेड अभी फिलहाल चल रहा है बढ़िया से, रेड में ही बताते हैं। 61 नंबर देख लीजिए ध्यान से, बस कुछ ही बचा हुआ है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र याद रखिए, नीला जो थोथा होता है, नीला थोथा को ही क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 और इसके साथ कितना का होता है, तो इंटू में 5H2O होता है। याद है नीला थोथा को क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट कहा जाता है। तो आप लोग को पता है सोडियम सल्फेट, तो आप लोग इसका सब कमेंट में बताइएगा जरूर, इस सब का जो रासायनिक सूत्र है वो जरूर बताइएगा। बी जो दिया हुआ है, डी जो दिया हुआ है, सबका रासायनिक सूत्र बताइए। ये 62 नंबर बताएं आपको, 61 नंबर। अब 62 नंबर की दुनिया में ये किसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 62 में चलते हैं। 62 पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पे होगा, याद रखिएगा पानी का अधिकतम घनत्व B+4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। और जैसे जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ेगा तो पानी का घनत्व भी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। समझ गए। फिर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएगा, पानी का घनत्व घटते जाएगा, बढ़ेगा नहीं। 4 डिग्री पर सर्वोत्तम होता है। समझ गए। उसके बाद देखिए 63 में चलते हैं, यहाँ बता रहे हैं 63 देखिए ध्यान से, कह रहा है नाभिक में द्रव्यमान संख्या। नाभिक में क्या क्या होता है, जब भी कोई न्यूक्लियस में होता है तो नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन दोनों साइड क्या होता है, चारों साइड चक्कर लगाता है, मूव करते रहता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो रहता है वो नाभिक के अंदर रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। भाई साहब गला सूख गया है बोलते बोलते। 64 की बात करते हैं, मेहनत देख रहे हैं ना, एक लाइक जरूर कीजिए आप लोग। 64 देखिए ध्यान से, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर समान हो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन के अनुसार डी देखिए दिया हुआ है, सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसके साथ साथ ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन बताते जा रहे हैं, आप लोग माइंड में रखते जाइएगा। समस्थानिक है, समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। और संभारी दिया हुआ है, संभारी में परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होता है। फिर अगर सम न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है और सब अलग अलग होता है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा 64 का। 64 का आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। 65 में चलते हैं। 65 रुक जाइए, एक मिनट। चलिए आइए, बस 10 को क्वेश्चन बाकी है आप लोग, बस रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए, हो जाएगा। 10 मिनट नहीं, मात्र 2 मिनट रुकिए, 10 को क्वेश्चन निपटा देते हैं। कितना हुआ, 65। ध्यान से सुनिए, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायु में किस गैस की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, तो डी दिया हुआ है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे क्या होता है, नाइट्रोजन। कितनी मात्रा होती है, 78% नाइट्रोजन होता है। वहीं पे आपसे पूछ दिया जाए ऑक्सीजन कितना होता है,
21% ऑक्सीजन होता है। उस वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड पूछ दिया जाए, CO2 सीधा लिखिए ना, CO2 कितना होता है 0.03%। ये पूछा गया बीपीएससी के एग्जाम में, यही पूछा गया था कार्बन की मात्रा 67वां बीपीएससी में पूछा गया था कार्बन की मात्रा कितनी है 0.03%। इसीलिए ध्यान से याद रखिएगा, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैस 0.7%। इतना याद रखिएगा। एक मिनट पानी पीने दीजिए थोड़ा सा। चलिए बस हो गया। 66 नंबर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर धातु, जब ये पूछा जाए तो धातु में कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी प्लेटिनियम। क्या हो जाएगा, प्लेटिनियम। अब वहीं पे पूछ देगा कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है। कठोर पदार्थ की जब बात की जाए तो हम लोग का जो हीरा है वो सबसे क्या है, कठोर है। अगर पदार्थ की बात करेंगे तो हीरा सबसे कठोर है। अब ऑप्शन में दिया हुआ है सोना। सोना सबसे अधिक आधात्य वर्धता उसको कहा जाता है, सबसे ज़्यादा उसको इलास्टिक जिसको कहते हैं ना, ज़्यादा लंबा सकते हैं, उसको लंबा कर सकते हैं, उसी कहते हैं आधात्य वर्धता। उसके बाद चलिए 67 देख लीजिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण हम लोग का केसुरक मज्जू जो है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बैकबोन कहते हैं, स्पाइनल कोड जो जिसमें होता है, बैकबोन के अंदर स्पाइनल कोड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन सी। देखिए स्पाइनल कोड में को ही क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका बाबू, केसुरक रज्जु हो जाएगा। आप लोग मारते चलिएगा इस सबको, सी होगा 67 का, 67 का सी। चलिए 68 की बात करते हैं, ज़्यादा नहीं, 7 को क्वेश्चन बचा है मात्र। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित गेहूं है। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा, मानव निर्मित जो गेहूं है वो बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका नाम, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल जो है ये गेहूं का प्रकार है जो कि निर्मित है, मतलब कि मानव द्वारा निर्मित किया गया। कहाँ पे, जब ये जर्मनी और स्कॉटलैंड के प्रयोगशाला में 19वीं सदी में ये जो है ट्रिटिकेला जो है, ये ट्रिटिकेला गेहूं का मानव द्वारा निर्मित किया गया था। कहाँ पे, जर्मनी और स्कॉटलैंड के प्रयोगशाला में। चलिए 69 क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, बहुत नज़दीक आ गए हम लोग। चूना दिया हुआ है ना, CaCO3 CaOH का होल 2 दिया हुआ है, इसके साथ क्या मिलाया जाए जो बनेगा CaCO3 और प्लस में जल भी देगा ये H2O। तो इसके साथ जब कार्बन हम मिला देते हैं तो कार्बन जब मिलाएंगे तो ये क्या होगा, CaCO3 बनेगा और H2O देगा। तो क्या मिलाने पर, CaCO2 मिलाने पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा आंसर। CO2 मिला दिए हम। चलिए 70 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग डी होता है, पुष्पक्रम होता है। इस सबको सीधा याद रखिएगा, पुष्पक्रम होता है। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। 71, पोलियो ड्रॉप की खोजकर्ता कौन थे। तो पोलियो ड्रॉप की खोजकर्ता, पोलियो ड्रॉप के जो खोजकर्ता थे, पोलियो ड्रॉप की खोजकर्ता कौन था, अल्बर्ट साबिन। पोलियो ड्रॉप की खोजकर्ता कौन थे, अल्बर्ट साबिन थे। 72 चलिए 72, विषाणु में क्या होता है। तो विषाणु में क्या होता है, न्यूट्रोनो एसिड होता है और प्रोटीन से बना होता है विषाणु। तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा इसका याद रखिएगा। इसका कौन, पोलियो के कौन, सी हो जाएगा और 72 में कौन हो जाएगा, 72 में तो बी हो जाएगा। उस कौन क्या क्या रहता है, कौन सा एसिड रहता है इसमें, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, एसिड प्लस में प्रोटीन। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। 73 में चलते हैं, बस 3 गो क्वेश्चन और है। टिबिया और फेबुला कहाँ पे होता है, पैर में होता है। तो याद रखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, पैर में होता है टिबिया और फेबुला, पैर में होता है टिबिया और फेबुला। इतना आप लोग कर लीजिएगा।
चलिए बस 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन का इसके में डिटेल लास्ट में बताते हुए आप लोग को विराम देते हुए हम निकलेंगे। बस थोड़ा सा, और पढ़ आइए आप लोग डिस्कशन में, और नहीं भी टेस्ट मारते डिस्कशन जरूर सुनिए आप लोग। 74 देखिए क्या लिखा हुआ है। डाइस के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। याद रखिए H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र होता है? ये तो हम लोग कहते हैं कि सल्फ्यूरिक, ये क्या है? ये तो इसको हम क्या कहते हैं H2SO4 को? आप लोग को पता है H2SO4 को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा अम्ल हुआ है H2SO4। चलिए इसको अगर प्रॉपर ढंग से अगर कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? आयरन ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये इसको इस नाम से भी जाना जाता है, विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से ही जाना जाता है। इसको H2SO4 को एक और नाम से जाना जाता है। आप लोग जल्दी बताइए कमेंट करके H2SO4 को कौन से नाम से जाना जाता है? तो ऑयल फॉर विट्रियोल जो है ये H2SO का दूसरा नाम है। पहला जो बताइए जो कि नॉर्मल सबको पता रहना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए H2SO4 किसका नाम है। उसके बाद चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन 75 आज के टेस्ट का जीके का इतना ही क्वेश्चन 75 है। उसका देखिए क्वेश्चन का, आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो है वो ए का ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सोलेनेसी कुल से संबंधित है आलू। और वही पे पूछ देंगे। बी का ऑप्शन देखिए कंपोजिट, सूरजमुखी वगैरह सब देखे हैं जी, सूरजमुखी का फूल, गेंदा का फूल, ये सब किससे संबंधित है? कंपोजिट से संबंधित है। फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो डिजिटल बोर्ड तो दूसरे की तरह मेरे पास है नहीं, आप लोग आई होप कि इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार एसएससी 2023 में 2024 की बारी आ गई। 2024 में मार्च में एग्जाम होने वाली है। आप लोग जरूर इस सेट को फॉलो कीजिए, अच्छा रिजल्ट होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत अच्छा यहाँ से ग्रो भी मिलेगा। एक लाइव क्या कहते हैं क्यूज का लाइव भी चलाया जाएगा। आप लोग इसको बढ़िया से आके ज्वाइन कर लीजिए, लाइव भी चला जाएगा। बहुत अच्छे ढंग से बिहार एसएससी का प्रिपरेशन भी कराया जाएगा। आप लोग जो भी इस चैनल पर नए हो इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दें।